हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप। वेलकम टू माय चैनल अगेन। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स अभी फैब के अंदर शुरू होने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। कंप्लीट क्लास 10th के सभी चैप्टर्स को हम वन बाय वन जो है कंप्लीट करते हुए चलेंगे और इन्हीं लेक्चर्स के साथ बेटा बने हुए रहिए। बहुत ही कंसेप्चुअली हमें स्ट्रांग होना है और मैं बेस्ट ऑफ लक उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं जिनके अभी क्लास 10th एंड क्लास 12th के जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन अपनी बहुत ज्यादा रखिए। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस को समझने के लिए हमें चेंजेस समझना होगा। बेटा बेसिकली जो चेंजेस हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, एंड नंबर टू इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? देखिए ऐसे चेंजेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे फॉर एग्जांपल शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना, इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बदलाव आता है किसी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी लकड़ी को अगर काटा जाता है, मतलब उसकी जो लेंथ थी वो लेंथ अभी बड़ी नहीं है, अभी छोटी हो चुकी है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। किसी पेज को आपने फाड़ दिया है, टीयर किया है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट कर रही हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल आइस से वाटर में चेंज होना, चेंज इन स्टेट भी आप यहां पे लिख सकते हो, चेंज इन स्टेट भी आप यहां पे लिख सकते हो कि आइस से वाटर, वाटर से जो है गैस फॉर्म के अंदर वाटर वेपर्स जब बनते हैं तो उनके अंदर भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। बेसिकली उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो करके वो सब्सटेंस वैसे के वैसे ही होते हैं, बस केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में केमिकल चेंजेस देखिए क्या होता है। केमिकल चेंजेस में बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने का मतलब फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर आप कह सकते हो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो बेटा बेसिकली फिजिकल चेंजेस तो रिवर्सिबल हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होंगे, बट जनरली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं, इसलिए वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल नहीं है, जनरली दे आर इररिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही बनना एक तरीके का केमिकल बदलाव है, केमिकल चेंज है। जब दूध जो है उसमें धीरे धीरे लैक्टिक एसिड की वजह से वो कर्ड के अंदर चेंज होता है, बट फर्दर हम कर्ड को वापस से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर किसी पेपर को आप जलाते हो तो जलाने की वजह से वो पेपर जो है ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से जो पेपर जला है उसको वापस से आप सेम टू सेम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब बच्चे क्वेश्चंस ऐसा पूछते हैं कि सर पेपर को आपने कहा कि फाड़ देंगे, तो ये भी तो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। बेटा मैंने अभी अभी आपको कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सारे के सारे फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। कुछ बहुत से चेंजेस ऐसे भी होते हैं, जैसे वुड को आप, लकड़ी को काट दोगे तो अगर आप उसको वापस से जोड़ते हो तो सेम टू सेम उसी फॉर्म में वो नहीं जुड़ेंगे, उसी फॉर्म में वो नहीं जुड़ेंगे, वो कट चुका है। बट ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि जैसे आपने पेज को फाड़ दिया है तो जो दो टुकड़े पेजेस के हुए हैं वो दोनों अलग अलग हैं, ये भी अभी भी पेपर ही है और ये भी अभी भी पेपर ही है, इसकी कोई केमिकल चेंज तो अभी भी नहीं हुआ है, उसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज द चेंज इज अ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या हो गया कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हो जाएगा तो उसे हम केमिकल चेंज का दर्जा देंगे। तो ये सारी बातें बेटा चेंजेस से रिलेटेड थी। नाउ वी विल अंडरस्टूड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन।
देखिए अब आप थोड़ा आसानी से आप समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो कि केमिकल चेंजेस जिस कारण से होते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंजेस जिस रीजन से होते हैं उसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे समझिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सब्सटेंस है ए, वो सब्सटेंस बी से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सब्सटेंस सी बना रहा है। यानी कि यहां पर कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। आप ऐसा मान के चलिए कि अभी जो सी बना है उसकी केमिकल कंपोजिशंस चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो किस कारण से हुई, जब दो सब्सटेंस ए एंड बी आपस में रिएक्ट कर रहे थे और रिएक्ट करने की वजह से वो सब्सटेंस सी को बनाते हैं। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, when the two, या फिर आप इतना ही लिख सकते हैं when reactants starts converting, या फिर आप कह सकते हैं और into a new product, then the process is known as chemical reactions। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप इस डेफिनेशन का बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए when the reactants starts converting or changes, आप starts converting की जगह change भी लिख सकते हो ऐसा, when the reactants change into a new product, ऐसा भी बोल सकते हो। और ऐसा भी बोल सकते हो when the reactant starts converting into a new products, then the process is known as chemical reaction। यानी कि उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। जब कोई भी सब्सटेंस जो है कोई भी सब्सटेंस जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एक नए सब्सटेंसेस के अंदर, तब उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। इनमें केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंज होते हैं एक तरीके से, यानी कि इनके केमिकली जो कंपोजिशंस हैं वो बदली जाती है। और यहां पर आप एक ये समझिए कि ये डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक वर्ड यूज हो रहा है रिएक्टेंट और एक वर्ड यूज हो रहा है प्रोडक्ट। तो ये क्या है, देखिए समझिए, बहुत आसानी से समझिए। जो एरो के, ये मान के चलो कि ये एरो का हेड पार्ट है और ये मान लीजिए कि एरो का टेल पार्ट है। ये टेल पार्ट है, ये हेड पार्ट है। एरो के टेल पार्ट में जो भी चीजें लिखी हुई होंगी दैट इज नॉन एज रिएक्टेंट। इसको रिएक्टेंट कहा जाएगा, इसको रिएक्टेंट हम बोलेंगे। और एरो के हेड पार्ट में जो चीज होगी उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा। सो टेल पार्ट में जो भी लिखा होगा उसे रिएक्टेंट, और एरो के हेड पार्ट में जो लिखा हुआ होगा प्रोडक्ट। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि whenever those substances which are reacting with each other, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट होने के बाद में जो बने हैं, नए सब्सटेंस बने हैं, उन्हें कहा जाएगा प्रोडक्ट। यानी एलएचएस में, यहां पर एलएचएस में जो लिखा हुआ है दैट इज रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो लिखा हुआ है दैट इज प्रोडक्ट। अब यहां पे ये एरो क्या कर रहा है, ये एरो रिएक्शन की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आगे की डायरेक्शन में जा रही है। यानी यहां से रिएक्टेंट बन रहे हैं, रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और यहां प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो एरो ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो हमेशा रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर
क्या हम एरो की जगह पर इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं? तो बेटा इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि इक्वल टू के साइन की वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि रिएक्शन दोनों तरफ हो जाएगी, फिर तो दोनों तरफ हो जाएगी, और ऐसा तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन दोनों तरफ चले ही। रिएक्शन दोनों तरफ तो हो ही नहीं सकती है कि भाई इधर से इधर भी आ गई रिएक्शन और इधर से इधर भी रिएक्शन जा रही है। तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हर बार प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमें एरो के साइन से रिप्रेजेंट करना होता है कि रिएक्शन A प्लस बी C में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन सर अगर कभी ऐसा हो कि कोई प्रोडक्ट जो है वापस से चेंज हो जाए किसी रिएक्टेंट वाले सब्सटेंसेस में, तब हम क्या करेंगे? तब तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं। तब भी बेटा इक्वल टू आपको नहीं लगाना है, आप वहां पर डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप डबल हेडेड एरो का यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये रिएक्शन जो होगी, डबल हेडेड मतलब दो हेड्स इसमें डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे ताकि ये निश्चित तौर पे ये कहा जा सके कि जो है ये जो प्रोडक्ट है ये अगेन इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये जो रिएक्टेंट है इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब बेटा एक और केमिकल रिएक्शन तो हमने समझ ली कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये इसकी डेफिनेशन है। बट अब सर केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, इसको हम समझते हैं केमिकल इक्वेशंस को। देखिए बेटा केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन की। द equations which represents the chemical reactions are known as chemical equations। The equations which represents the chemical reactions, ऐसी equations जो किसी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये एक तरीके की इक्वेशन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल H2 which is in gas form, O2 which is also in a gas form, it will form H2O which is in liquid form। अब यहां पे ये समझाया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेंगी तो ये वाटर बनाएंगी। ऑक्सीजन गैस से जब ये रिएक्ट होंगी तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। सो दिस इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या समझाना चाह रही है? एक तरीके की रिएक्शन समझाना चाह रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसको केमिकल इक्वेशंस कह सकते हैं। अब बेटा केमिकल इक्वेशंस भी बेटा दो टाइप्स की होती हैं। नंबर वन, देखिए केमिकल इक्वेशंस भी दो टाइप्स की होती हैं। नंबर वन, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या है उसी को हम लिख के समझते हैं। हाइड्रोजन गैस when reacts with oxygen gas it will form water। जब हम किसी रिएक्शन को हम वर्ड्स से रिप्रेजेंट करें, हम तो लिख तो रहे हैं, इक्वेशन तो लिख रहे हैं, बट हमने क्या लिखा? हम इनको एक तरीके से वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस इट विल फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस इट विल फॉर्म वाटर। हम वर्ड्स की फॉर्म में समझाना चाह रहे हैं किसी इक्वेशन को, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। नंबर टू, दैट इज द सिंबॉलिक इक्वेशन।
सिंबॉलिक इक्वेशंस। अब सिंबॉलिक इक्वेशन क्या है? इसी इक्वेशन को हम ऐसा समझते हैं दैट H2 गैस reacts with the O2 gas, it will form H2O। ये क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। जब H2 गैस रिएक्ट करेगा O2 गैस से, it will form H2O which is in the लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। अब यहां पर मैंने वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पे सिंबल्स का इस्तेमाल किया। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा है। ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम किसी भी वर्ड्स के सिंबल्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबल्स का यूज किया गया है इसलिए सिंबॉलिक इक्वेशन, और वर्ड्स का यूज किया गया है तो वर्ड इक्वेशन कहा जाएगा। सो यहां पे केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप्स की हो गई। केमिकल रिएक्शंस की हमने डेफिनेशन समझ ली है। अब देखो बेटा, रिएक्शंस में काफी चीजें और समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर आप देख सकते हो कि मैं H2 के साथ साथ में G और L जैसी चीजों को यहां पर मैं लिख रहा हूं। ये G और L क्या है? दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस हो गई। अब कई बार आप एरो के ऊपर बेटा कुछ इस तरह का देखते हो, ट्राइंगल देखते हो, है ना, वहां पे कुछ ऐसा टेम्परेचर लिखा हुआ देखते हो 273 केल्विन, है ना, कुछ ऐसा मान लो यहां पे लिख दिया कि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं आयरन का। कहीं जगह पे आप देखोगे कि टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। तो ये सारी बातें जब एरो के ऊपर लिखी जाती है, एरो के ऊपर जब ऐसी बातें लिखी जाती है तो इनको रिएक्शंस कंडीशंस कहते हैं। रिएक्शंस कंडीशंस मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, रिएक्शंस कंडीशंस। So what is reactions conditions? Those conditions which are used in a chemical reactions are known as reactions condition। अब वहां पे हो सकता है कंडीशंस कुछ भी हो, टेम्परेचर हो सकता है, वहां पे आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां किसी प्रॉपर प्रेशर का इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी रिएक्शन कंडीशंस बेटा वहां पे हो सकती हैं। सो हमेशा हम रिएक्शन की कंडीशन को एरो पे लिखते हैं। आप कई बार देखते होंगे किसी रिएक्शन में, आपने 9 में भी कभी ऐसा देखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ है सनलाइट लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन की कंडीशन है, यानी कि ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं होगी जब तक इसको सनलाइट नहीं मिलेगी। सो रिएक्शन कंडीशन हमेशा एरो के ऊपर लिखी जाएगी। फिजिकल स्टेट्स अगर आपको मालूम है तो आप किसी रिएक्शन में जरूर फिजिकल स्टेट्स को लिखें। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है तो उसको एक बार जल्दी से अपन रिकॉल कर लेते हैं कि बेटा सबसे पहले हमने देखा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, नेक्स्ट हमने देखा केमिकल चेंज क्या होता है, फिर हमने समझा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में हमने समझा केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, और उसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स कौन कौन से हैं, कैसे इनको लिखा जाता है, और रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, ये सारी बातें हमने देखी। तो इसी तरीके से बेटा एनसीईआरटी को एक मेरी छोटी सी राय उन बच्चों के लिए है जो 10th बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं और अभी तक प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो बेटा एटलीस्ट आप अपनी एनसीईआरटी को तैयार कर लीजिएगा और उसमें प्रेजेंट जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको रेडी कर लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द बोर्ड एग्जाम्स। जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की, और कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है बेटा, अगर आपके पास में अभी भी 1 महीना है, अगर आप जम करके मेहनत करेंगे तो 100% आप अचीवमेंट कर पाएंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज जितने आपने सोच रखे हैं। बट यूज एनसीईआरटी क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग पर्पस, रीड द एनसीईआरटी बुक प्रॉपरली। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो 100% आप एग्जाम में अभी भी मार्क्स ला सकते हो। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है, और इसी तरीके की 10th क्लास की और भी जो आगे सीरीज आने वाली हैं उनमें बने रहने के लिए बेटा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस अपडेट आती रहेंगी वो आपको नोटिफाई होती रहेंगी। थैंक यू सो मच बेटा।